चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटर गैदरर से कैसे ये प्रोड्यूसर्स बने उसका ये चैप्टर है। तुषार की ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजिन्स वेडिंग। अपने कजिन की वेडिंग से वो दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था और वो कहाँ बैठा, वो विंडो सीट पे जाके बैठ गया। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, trees and houses जा रहे थे, मतलब वो ट्रेन से जा रहा था तो ट्रीज एंड हाउसेज उसको क्रॉस कर रहे थे एंड वो ये सब देख रहा था और पीछे से उसके अंकल आते हैं और अंकल उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। डू यू नो दैट trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later. उसके अंकल ने बोला कि जो ट्रेन्स है ना वो 150 साल पहले यूज़ करना शुरू की गई एंड बसेस तो फ्यू डिकेट्स पहले मतलब कुछ दशक पहले यूज़ करना शुरू हुए। तुषार wondered when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि जब लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे इतनी क्विकली, मतलब इतने ईजिली वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या वो पूरा इंटायर लाइफ अपनी एक ही जगह पे बिता देते थे जहाँ पे उनका जन्म होता था? क्या पूरी ज़िंदगी वो अपनी वहीं पे बिता देते थे? नॉट क्वाइट। उसने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता वैसे, है ना। तो देखते हैं, द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव, क्यों वो मूव करते थे, पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि वाई दे आर मूविंग, तो वी आर रिकॉलिंग दैट कि वो क्यों मूव करते थे। पहली चीज़ तो लाइवलीहुड के सर्च के लिए वो मूव करते थे, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर वो किसी डिज़ास्टर से बचने के लिए मूव करते थे। जो मर्चेंट्स होते थे वो अपना गुड्स को सेल करने के लिए मूव करते थे। रिलीजियस प्रीचर्स होते थे, वो अपने थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए मूव करते थे। एंड समटाइम्स लोग एडवेंचर करने के लिए, न्यू डिस्कवरीज के लिए, न्यू लैंड को डिस्कवर करने के लिए भी मूव करते थे। ठीक, यहाँ क्या है, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन साल पहले लोग इस सब कॉन्टिनेंट में रहने लगे थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? जो 2 मिलियन साल पहले, मतलब 20 लाख साल पहले जो इंडिया में लोग रह रहे थे, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रह रहे थे, उनको हम आज क्या कहते हैं? हंटर गैदरर्स। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जैसे उनको उनका फूड मिलता था उससे हमने उनका नाम रखा हंटर गैदरर। मतलब वो हंटिंग करके और गैदर करके, फूड को गैदर करके, एनिमल्स की हंटिंग करके अपने फूड को वो पाते थे, है ना। ऐसे वो अपना फूड मैनेज करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टार्क एंड एग्स। इन सब चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे। हंटर गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन्स। हंटर गैदरर्स जो थे ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते थे। कौन कौन से? जैसे पहला यहाँ पे क्या है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। जो भी वहाँ पे अवेलेबल था ना, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, वो सारे वो खा चुके होते थे अगर वो एक जगह ज़्यादा टाइम तक की रुक जाते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो फर्स्ट इज, वो किस लिए मूव करते थे? इन सर्च ऑफ फूड। एक तो अपने खाने की तलाश में वो मूव करते थे। दूसरा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जैसे मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, either in search of smaller prey or in case of deer or wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. अब एनिमल्स तो मूव करते ही हैं, है ना। किसके लिए एनिमल्स मूव करते हैं? या तो स्मॉलर प्रे को सर्च करने के लिए, अपने प्रे को सर्च करने के लिए, और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रास एंड लीव्स को सर्च करने के लिए वो मूव करते हैं। एंड जो ह्यूमंस थे जो उनको हंट कर रहे थे वो उनके मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। थर्ड, वो क्यों मूव कर रहे थे? प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स एंड ट्रीज डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट देते हैं, तो लोग सीजन टू सीजन मूव करते थे क्योंकि उन्हें पता था, जैसे एक जगह वो रहे, वहाँ पे उन्हें फ्रूट्स मिल गए, खाने की चीज़ें मिल गई, वहाँ उन्होंने खाया, वहाँ ख़त्म हो गया। फिर दूसरी जगह वो गए
दूसरी जगह वो गए, ढूंढा, वहाँ मिला, वहाँ उन्होंने खाया, फिर वहाँ ख़त्म हो गया, फिर वो ढूंढते हुए फिर उसी जगह पर आ गए, फिर से उन्हें दिख गया कि हाँ यहाँ पे फिर से फ्रूट्स आ गए हैं, फिर से उनकी खाने की चीज़ें आ गई हैं, है ना। तो फिर से वो खा लेते थे वहाँ पे, ऐसे करके उन्हें पता चल चुका था कि हाँ कुछ टाइम बाद फिर से वो चीज़ें फिर से वहाँ पे उग जाती हैं अपने आप, तो वो ऐसे सीज़न टू सीज़न फिर वो मूव करने लग गए। ठीक। फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सबको चाहिए वाटर सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाटर कहाँ मिलता है? लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स में मिलता है। वाइल मेनी रिवर एंड लेक्स आर पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब है थ्रू आउट द ईयर वो वाटर रहता है उसमें। अदर्स आर सीजनल, कुछ सीजन होती है कि रेनी सीजन में ही उसमें वाटर आएगा, है ना। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जो सीजनल रिवर्स के आसपास रहते थे ना लोग, उनको फिर ड्राई सीजन में दूसरे जगह जाना होता था वाटर की सर्च में। ठीक है। इन सब कारणों की वजह से लोग मूव करते थे। ठीक। तो कुछ कारण हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे, पढ़े थे कि हाँ किस वजह से लोग मूव कर रहे हैं, और कुछ कारण यहाँ हमने डिटेल्स में समझे कि लोग क्यों मूव कर रहे हैं। ठीक है। एंड अब आप लोगों का काम ये है कि दोनों के कंबाइन करके जो भी रीजंस है फॉर द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमंस, वो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कैसे हमें इन लोगों के बारे में पता चला? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। कैसे? एक तो मनुस्क्रिप्ट हो गई, दूसरा इंस्क्रिप्शंस हो गए, है ना, तीसरा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई। इन सब चीज़ों को स्टडी करता है एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन उसको और डॉट्स को कनेक्ट करता है, फिर हमें पास्ट के बारे में बताता है। और पास्ट में किसके बारे में बताता है? पास्ट में लोगों के बारे में बताता है ना, कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। अब जो हंटर गैदरर्स ने बनाया, उसको यूज़ किया, वो कुछ चीज़ें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को। इट इज़ लाइकली that the people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। तो क्या हुआ कि जो चीज़ें मिली ना, उसमें हमें टूल्स मिले, स्टोन के, वुड के, बोन के, इन सब के हमें टूल्स मिले। हमें क्या मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, है ना। जिसमें से स्टोन टूल्स है ना, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। क्यों सर्वाइव कर पाए बताना? क्यों सर्वाइव किए? स्टोन टूल्स बनाते तो वो वुड के भी थे ना, बनाते वो बोन के भी थे, लेकिन स्टोन टूल्स क्यों ज़्यादा सर्वाइव किए? Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from tree and hide animal skins, chop fruit and roots। अभी स्टोन टूल्स यूज़ क्यों करते थे? तो मीट एंड बोन को कट करने के लिए, बार्क को स्क्रैप करने के लिए, एनिमल की स्किन जो उसको एनिमल स्किन्स को हाइड करने के लिए, हाइड्स के लिए, है ना, फ्रूट्स इनको चॉप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो टूल्स को यूज़ करते थे। सम में हैव been attached to handles of bone और वुड टू मेक स्पेयर्स और एरो फॉर हंटिंग। कुछ स्टोन टूल्स जो थे ना, वो हैंडल्स से अटैच थे। हैंडल बोन का हो गया या वुड का हो गया, उसके हैंडल से अटैच था, उसको स्पेयर के जैसे या फिर एरो के जैसे वो यूज़ करते थे, हंटिंग के लिए यूज़ करते थे स्पेशली उसको, है ना। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, वुड को चॉप करने के लिए टूल्स यूज होते थे, विच वर यूज एज फायरवुड। तो वुड कैसे यूज़ होता था बाद में? फायरवुड, मतलब जलाने के लिए वुड यूज़ होता था, उसके लिए उसको काटने के लिए फिर कुछ टूल्स यूज़ होते थे। वुड वर ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो वुड एक तो फायरवुड के जैसे यूज़ होता था, दूसरी चीज़ यहाँ पे हट बनाने के लिए या फिर टूल्स बनाने के लिए भी वुड का यूज़ करते थे। तो हमने स्टोन टूल्स का यूज़ समझा कि स्टोन टूल्स वो क्यों यूज़ कर रहे थे, किस में यूज़ कर रहे थे, और उसके साथ साथ वुड किस में यूज़ हो रहा था, जिसको कट करने के लिए वो स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहे थे, वो हमने देखा। जैसे यहाँ देखें तो स्टोन टूल्स का यूज़ क्या हो रहा है, इस यहाँ पे ग्राउंड को डिग किया जा रहा है ना, एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, है ना। यहाँ पे स्टिचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, एनिमल स्किन से क्लॉथ बनाया, उसको स्टिच करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखें। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब कोई भी जगह चूज़ कर रहे हैं कि कहाँ पे रहा जाए। इस मैप को देखें तो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द
रेड ट्रायंगल, जो रेड ट्रायंगल्स हैं ना, जैसे ये भीमबेटका हो गई, हुस्गी हो गई, कुरनूल केव्स हो गई, ये जो रेड ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स। यहाँ से हमें हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हुए हैं कि हाँ यहाँ हंटर गैदरर्स रहते थे। ठीक है, कौन से, ये जो रेड ट्रायंगल वाले, जैसे भीमबेटका, हुस्गी, कुरनूल केव्स, ये सारी चीज़ें है ना। ओनली ओके, कुछ ही यहाँ पे दिखाए गए, बहुत सारी साइट्स थी लेकिन कुछ दिखाई गई हैं। सेमी मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। साइट्स देखे जैसे भीमबेटका देखे तो ये नर्मदा रिवर के पास में है ना। हुस्गी देखे हैं हम, ये कृष्णा तुंगभद्रा रिवर सिस्टम है यहाँ पर। कुरनूल केव्स भी लगभग इसी के पास में है, तुंगभद्रा रिवर के पास में है ना। तो रिवर्स के लेक्स के पास में ये जो साइट्स होती हैं ये होती हैं। क्यों रिवर के पास होती हैं, सोचो इसके बारे में। ऑब्वियस सी बात है ना, वाटर चाहिए उनको सर्वाइव करने के लिए, एक एसेंशियल है वाटर, तो जिसके लिए रिवर के पास में ही वो अपना घर बना लेते थे। घर इन द सेंस जो भी, जैसे भी वहाँ कोई रॉक शेल्टर मिल गया, कोई केव वगैरह मिल गई, वहाँ रह लिए। हट भी बनाते थे, हमने देखा था वुड के हट्स बना रहे हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone were easily available. या स्टोन टूल्स important था तो लोग वो प्लेसेस भी ढूंढ रहे थे जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन मिले, जिससे वो ईजिली स्टोन टूल्स वहाँ पे बना पाए। जैसे भीमबेटका की बात करें तो मध्य प्रदेश में है आज ये ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स भी हैं, रॉक शेल्टर भी है ना। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू नर्मदा वैली। ठीक है, देखो भीमबेटका एक तो नर्मदा वैली के पास है, यहाँ वाटर अवेलेबल है। दूसरा यहाँ केव एंड रॉक शेल्टर से मतलब उनको रेन एंड हीट, विंड, इन सब से शेल्टर प्रोवाइड करा देता है। और तीसरी चीज़ स्टोन भी अवेलेबल है ना। तो इसलिए ये भीमबेटका इनकी साइट थी। रॉक पेंटिंग, ये रहा भीमबेटका साइट। ओके, ये रॉक पेंटिंग, what they tell us, ये रॉक पेंटिंग क्या कहती है हमको। मेनी ऑफ द केव्स इन विच दे these early people lived have paintings on the wall। मतलब ये जो हंटर गैदरर्स जहाँ रहते थे ना, उन केव्स में हमको पेंटिंग्स मिल जाती हैं। सम ऑफ द, जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि किंग के बारे में तो चलो इंस्क्रिप्शन से, मनुस्क्रिप्ट से, उन सब से पता चल जाता था, लेकिन ये ऑर्डिनरी जो लोग थे ना, ऑर्डिनरी पीपल थे, इनके बारे में कैसे पता चलता था। तो एक तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, दूसरी चीज़ जो केव्स थी ना उनमें हमें पेंटिंग्स मिल जाती थी, है ना, जो यही ऑर्डिनरी पीपल हंटर गैदरर्स इन्होंने बनाई होती थी। तो इससे हमें इनके बारे में पता चल जाता था। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स मध्य प्रदेश से आते हैं, सदर्न यूपी से आते हैं। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। वाइल्ड एनिमल्स हमको इन पेंटिंग्स में दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखें, यहाँ हम एक सीन देखें तो एक आदमी जैसा लग रहा है, वो एक एनिमल के पीछे भाग रहा है, लग रहा है उसको हंट करने के लिए भाग रहा होगा, उसको मारने के लिए, है ना, बिकॉज हंटर्स थे वो। साइट्स क्या होती हैं, प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। थिंग्स कैसे, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें उनके रिमेन्स जहाँ पे मिले हैं, दैट इज साइट, है ना। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल। ओके, these may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water। मतलब कभी कभी ऐसा होता है साइट्स हमें सरफेस पे मिल जाती है, या फिर अंडर द अर्थ मिलती है, या अंडर द वाटर मिल जाती है। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट फायर। अब फायर के बारे में देखें, फायर के बारे में हमें कैसे पता चला। कुरनूल केव्स देखा था, अभी हमने रेड ट्रायंगल में था हमारा कुरनूल केव्स, नीचे साउथ में ये रहा कुरनूल केव्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ कुरनूल केव्स में हमको ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, और ऐश हमें ये सजेस्ट करता है कि people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat, to scare wild animals, या फिर to scare away animals। ठीक, तो ऐश से हमें पता चला कि यहाँ के जो लोग थे ना, उनको फायर के बारे में पता था, और फायर का वो यूज़ कैसे करते थे, तो एक तो लाइट के जैसे, दूसरा मीट को रोस्ट करने के लिए, तीसरा किसी भी एनिमल को दूर रखने के लिए, है ना, उस जहाँ वो रह रहे हैं उसके आसपास एनिमल्स ना आए, उसके लिए वो फायर का यूज़ कर रहे थे। नेम्स एंड डेट्स देखें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। जो हम ये हंटर गैदरर वाला टाइम हम पढ़ रहे हैं ना, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही लेंदी नाम दिया है।
कौन क्या नाम दिया है, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। ये क्या बोलते थे इसको, ये अर्लीस्ट पीरियड को ये कह रहे हैं पैलियोलिथिक है ना। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, एक पैलियो और दूसरा लिथोस। पैलियो मतलब है ओल्ड और लिथोस मतलब है स्टोन, तो मतलब ओल्ड स्टोन एज इसको बोलते हैं। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, मतलब ये स्टोन टूल्स की जो हमें स्टोन टूल्स मिला ना उसकी इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है। ये पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड करता है 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। पैलियोलिथिक पीरियड कितना लंबा टाइम था, 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक का टाइम पीरियड है ये पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब ये इतना लंबा टाइम पीरियड इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यही पूरा पैलियोलिथिक ही कवर कर लेता है, जो 20 लाख से लेके 12,000 साल तक का टाइम पीरियड है। पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड मतलब मिडिल स्टोन एज में क्या हुआ, यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए। ये कब से कब तक का पीरियड था, तो 12,000 से लेके 10,000 साल का, मतलब 2,000 साल का ये पीरियड था पूरा। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, मतलब थोड़े छोटे टूल्स मिल रहे थे जिनको हम कह रहे हैं कि माइक्रोलिथ्स हैं। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो यहाँ पे ये जो माइक्रोलिथ्स थे ना वो किसी हैंडल से ज्वाइंट होते थे और फिर हैंडल जैसे बोन का हो गया, वुड का हो गया, उसके हैंडल से स्टक होते थे और फिर उससे टूल्स बनाते थे, है ना, वो टूल्स बनते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज़ ऑफ टूल्स भी, ऐसा नहीं था कि जो पहले टूल्स यूज़ हो रहे थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, वो भी थे और उसके साथ साथ ही माइक्रोलिथ्स भी थे। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, फ्रॉम 10,000 ईयर्स, इसको हम कह रहे हैं ये नियोलिथिक है ना। व्हाट डू यू थिंक द नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब है न्यू स्टोन, है ना, न्यू स्टोन एज। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ some places. You will find the names of many more places in later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देखे कुछ नेम्स देखे, जैसे कि भीमबेटका हो गया, कुरनूल केव्स, हुल्सगी, ये सारे नाम हमने पढ़े इस चैप्टर में और उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हम ये जो नाम यूज़ कर रहे हैं ना, ये आज के नाम हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि, या हमें नहीं पता कि पीछे लोग क्या यूज़ करते थे, क्या नाम यूज़ करते थे। तो आज प्रेजेंट डे में जो नाम है ना वही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के क्लाइमेट में चेंजेस हुए हैं, है ना। जैसे हमने देखा मीजोलिथिक पीरियड अराउंड 12,000 ईयर्स को मीजोलिथिक शुरू हुआ और उस टाइम पे क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस हुए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। वार्मर कंडीशंस, थोड़ी वार्म कंडीशंस आने लग गई, पहले थोड़ी कोल्ड कंडीशंस थी, है ना। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। जब वार्म कंडीशन आई तो ग्रासलैंड्स डेवलप होने लग गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। जब ग्रासलैंड्स बनी ना तो जो एनिमल्स ग्रासलैंड पर सर्वाइव कर रहे थे ना उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी। ठीक है। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। अब क्या हुआ, जो लोग, जो इंसान, जो ह्यूमंस इन एनिमल्स को हंट कर रहे थे ना वो इनको फॉलो करने लगे। उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या था, इन सब के बारे में वो सीखने लगे। It is likely that this happened people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. क्या हुआ इससे कि ये फिर लोगों को हेल्प कर रहा था कि वो हर्डिंग के बारे में सोचे, उन जानवरों को जिनकी वो अभी तक की हंटिंग कर रहे थे उनको पालने के बारे में सोचे। इसमें ये हेल्प कर रहा था उनको, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज था ना मीजोलिथिक, यहाँ पे लोग देख के ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश कर रहे थे। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grow naturally in different parts of the subcontinent. ये वो टाइम भी है जहाँ पे wheat, barley और rice जो था वो नेचुरली ग्रो करना शुरू हो जाता है। Men, women, children probably collected these grains as food and learned when they grew and when they ripened. तो जो मैन वीमेन चिल्ड्रन थे ना वो कलेक्ट कर लेते थे इस ग्रेन्स को एज अ फूड एंड फिर उन्होंने ये भी सीखा कि वो कैसे ग्रो हो रहे हैं, कैसे कब राइप हो रहे हैं, कब वो पक रहे हैं। दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इसके बाद वो फिर ये सीख के वो खुद से ग्रो करने की कोशिश करने लग गए, मतलब उसके बारे में सोचने लग गए कि हाँ ठीक है अब हम खुद से ग्रो करेंगे। इन दिस वे
वो फार्मर बन गए, है ना। कैसे वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करके हंटर से हर्डर बन गए, और कैसे वो फूड कलेक्ट करके उनको ऑब्जर्व करके कि हाँ वो कब ग्रो हो रहा है, कब वो राइप हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करके वो कैसे कलेक्टर से या फिर गैदरर से कैसे वो प्रोड्यूसर बन गए या फार्मर बन गए। पीपल could also attract and then tame animals by leaving food for them नियर देयर शेल्टर्स। अब क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट करने लगे एनिमल्स को, उनको पालने की कोशिश करने लगे। कैसे, अपने शेल्टर जहाँ वो रह रहे थे उसके आसपास में फूड डाल देते थे, उनका खाना डाल देते थे, जिससे कि एनिमल्स उनके आसपास आ जाए और फिर उन्हें वो पाले, है ना। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ गॉड। पहला एनिमल जो कि टेम किया गया, जो पाला गया, वो क्या था, डॉग था, है ना। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। बाद में जो जेंटल एनिमल्स थे ना, जो थोड़े कम डेंजरस थे टू ह्यूमंस, उनको वो अट्रैक्ट करने लग गए कि वो आए उनके कैंप्स के आसपास में आए। दीज एनिमल्स क्या थे, जैसे शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। ये सारे क्या खाते हैं, ये सारे ग्रासेस खाते थे, मोस्ट ऑफ देम ग्रासेस खाते थे। पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर, है ना। तो क्या हुआ कि पहले तो इन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स थे उनको अट्रैक्ट किया, अपने शेल्टर के आसपास में फूड डाल के उनको अट्रैक्ट किया, है ना। जो थोड़े जेंटल एनिमल्स थे, जो थोड़े कम डेंजरस थे, वैसे एनिमल्स को वो अट्रैक्ट करते थे, वहाँ पे अपने कैंप्स के आसपास में रखते थे। एंड फिर जो भी कोई वाइल्ड एनिमल आया तो उससे उनको प्रोटेक्ट कर लेते थे। ऐसे वो क्या बन गए, ऐसे वो हर्डर बन गए। ओके, डोमेस्टिकेशन, नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। ये जो डोमेस्टिकेशन है ना, ये नेम किसको दिया गया है, ये नाम दिया गया उस प्रोसेस को जिसमें लोग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एंड एनिमल्स की देखभाल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को दिया गया है ये नाम, डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लोग डोमेस्टिकेट कर लेते हैं प्लांट्स एनिमल्स को, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं किससे, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। इसलिए वो डोमेस्टिकेशन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट yield large size grain and have a strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grains। मतलब वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं या ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो डिजीज़ नहीं फैला रहे हैं, या फिर वो प्लांट्स जो कि ज़्यादा बड़े ग्रेन्स दे रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी स्टाक है ना। वो जो पका हुआ ग्रेन है उसका वेट वो कैरी कर पा रहा है, उसके लिए कैपेबल है, तो ऐसे प्लांट्स को वो सेलेक्ट करते हैं। सीड्स फ्रॉम selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have द सेम क्वालिटीज़, है ना। तो सीड्स को वो जो सेलेक्ट प्लांट को जो सेलेक्ट करते थे, उसके सीड्स को वो स्टोर कर लेते थे, प्रिजर्व कर लेते थे एंड फिर से उसको सो करते थे, जिससे कि ये इंश्योर हो कि हाँ सेम क्वालिटी का ही हमें ग्रेन मिलेगा। एनिमल देखें तो दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो थोड़े जेंटल, कम डेंजरस है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसे हम देखें, है ना, ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है ना, वो डिफरेंट हो गए। जैसे हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स के हॉर्न्स एंड टीथ थोड़े बड़े होंगे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से, है ना। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began around about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as tool today, all the plants and animal produce that we use एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जो भी आज हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड, वो सब डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। जो पहले प्लांट्स जो डोमेस्टिकेट किए गए वो वीट एंड बार्ले थे। एंड अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल हमने देखा शीप एंड गोट था, जिसमें डॉग भी आ रहा था। डॉग, शीप, गोट, ये सारे जो थे ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। ठीक, न्यू वे ऑफ लाइफ शुरू होती है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो, है ना। अगर आप
आप कोई सीड प्लांट करते हो तो उसको कुछ टाइम लगता है ग्रो करने के लिए. दिस में बी फॉर सेवरल डेज हो सकता है, वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, एंड कुछ केसेस में ये ईयर्स भी हो सकता है. व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट, है ना. अगर जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब उन्हें वहाँ पे रहना पड़ेगा ज़्यादा टाइम के लिए, है ना. उस प्लांट्स को देखना है, फिर उसकी वाटरिंग करनी है, वीडिंग करनी है, एनिमल्स बर्ड से उसको बचाना है जब तक कि वो राइप नहीं हो जाता, जब तक वो पक नहीं जाता, ठीक है. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, एंड फिर जो ग्रेन आएगा उसको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. कि कुछ तो हमें खाना है, कुछ हमें स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है कि हम फिर से वही क्वालिटी का ग्रेन उगा पाए, प्रोड्यूस कर पाए. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, जैसे हमने कहा अभी, है ना. पीपल हैड टू थिंक फॉर वेज ऑफ स्टोरिंग इट, है ना. अब उसे स्टोर करना है एज अ फूड भी, एज अ सीड भी, तो उसके लिए अब कैसे स्टोर करके रखे उसके बारे में लोग सोचने लगे. इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स बनाने लग गए, वूव की बास्केट्स बनाए, डक पिट्स इनटू द ग्राउंड. कई तरीके से वो स्टोर कर रहे थे, जैसे कि क्ले पॉट्स बनाने लगे, है ना, बास्केट बनाने लगे वो उसकी वूल की, है ना. उसके अलावा वो ग्राउंड को ही डिग करके पिट्स बनाने लग गए. ऐसे वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे. स्टोरिंग एनिमल्स, ग्रेन्स तो ऐसे स्टोर होते थे. अब एनिमल्स को, animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Animals naturally multiply करते हैं, है ना. अगर हम इनको अच्छे से इनकी देखभाल करें तो ये हमें फूड देते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं. और ये क्या है, मतलब दैट मीन्स ये क्या है, ये स्टोर ऑफ फूड है, खुद में ही ये स्टोर ऑफ फूड है, ठीक. फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हंटर. फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर कहाँ मिलते हैं, अब देखते हैं. मैप में देखते हैं कि फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर कहाँ मिलते हैं, ठीक. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. ओके, देखते हैं अपने मैप पे ब्लू स्क्वायर्स. 1 सेकेंड, वेयर इज मैप. हाँ, ब्लू स्क्वायर्स जैसे ये मेहरगढ़, बुरजहोम, है ना, चिरांद, दाऊजी हार्डिंग हो गया, कुलदीवा महागारा हो गया, नीचे आए तो हल्लूर हो गया, पियामपल्ली हो गया. ये सारे स्क्वायर डॉट्स, क्या है ये स्क्वायर डॉट्स. 1 सेकेंड. You will notice a number of blue square dots. Each mark a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herder. ये जो हमने अभी देखा ना, मेहरगढ़, बुरजाहोम, चिरांद एंड ये दाऊजी हार्डिंग हो गया, हल्लूर हो गया, पियामपल्ली, ये सारे जो एरियाज अभी हमने देखे ना उस मैप में, वो क्या है, वहाँ पे हमें फार्मर एंड हर्डर के एविडेंस मिले. अब आप हमें बताइए कि सबसे पहले हंटर और गैदरर के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर में भी पढ़ा, और फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, बताना. चलिए, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. या पूरे कॉन्टिनेंट में हमको ये मिलते हैं. हमने देखा ना पूरे इंडिया में मिल रहे हैं, एंड मेहरगढ़ में पाकिस्तान में भी मिल रहा है. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे कश्मीर में, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में मिल रहा है. टू फाइंड आउट वेदर these sites were settlement of farmer and herder, scientists study evidence of plants and animal bones, है ना. ये सेटलमेंट फार्मर एंड हर्डर की साइट है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बोन, जो प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स है उनको स्टडी करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन. क्या मिला, जले हुए अनाज मिले. दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और पर्पस, किसी मतलब ऐसे ही वो एक्सीडेंटली बर्न हो गए होंगे या किसी पर्पस से बर्न किए गए होंगे. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. मतलब क्या हुआ कि हमें burnt grains मिले, जिससे हमें पता चला कि कौन कौन से क्रॉप से ग्रो करते थे. बोन्स मिली डिफरेंट एनिमल्स की, जिससे पता चला कि कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे वो थे. Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts and houses at some sites. Huts and houses के traces मिले, जैसे कि बुरजाहोम नॉर्थ में, कश्मीर में. People built pit houses मतलब underground houses, which were dug into the ground with steps leading into them. अब अंडरग्राउंड हाउस होगा तो उसमें स्टेप्स होंगी ना अंदर जाने के लिए, सीढ़ियाँ होंगी, वो भी थी. दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. वैसे ही कश्मीर कोल्ड है तो कोल्ड वेदर में शेल्टर प्रोवाइड करा रहा था ये.
Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the hut. Cooking huts मतलब चूल्हे चूल्हे मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. Which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoors. मतलब वेदर पे डिपेंड कर रहा था कि लोग घर के अंदर खाना बना रहे हैं, घर के बाहर खाना बना रहे हैं. ठीक है. Stone tools have been found from many sites as well. Stone tools बहुत सारी sites से मिली. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools. That is why they are called Neolithic tools. मतलब जो Paleolithic में tools मिले थे ना उनसे थोड़े ये different थे, इसलिए इनको बोला गया ये Neolithic के tools हैं. These include tools that were polished to give a fine cutting edge. ये जो tools थे ना वो polished थे, एक cutting edge पूरा मतलब फाइन कटिंग एज पाने के लिए एक ये पॉलिश्ड थे. जैसे मोटार पेस्टल हो गया, मोटार पेस्टल भी मिला. यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस के लिए, ग्राइंड करने के लिए आज भी मोटार पेस्टल यूज होता है ना. मोटार एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स even today several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. Remember, some tools आर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, है ना. बोन के भी कुछ टूल्स बने थे, ये भी याद रखना है कि स्टोन टूल्स तो थे, उसके साथ साथ बोन के भी टूल्स थे. और ऐसा नहीं था कि पैलियोलिथिक के टूल्स खत्म हो चुके थे, वो बिल्कुल यूज़ करना बंद हो चुका था, वो भी कंटिन्यू थे. ठीक है. लेकिन नए टूल्स भी मिलने लग गए जो पैलियोलिथिक से डिफरेंट थे. वो बोल दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये नियोलिथिक के टूल्स हैं. मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड. These were sometimes decorated and were used for storing things. अब earthen pots हमें मिल रहे थे जो कि डेकोरेटेड थे. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एक पॉट देखा था, है ना, जो कि थोड़ा सा डेकोरेटेड था ऊपर से, उसमें डिज़ाइंस वगैरह बनी थी. वैसे पॉट्स हमें मिले. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग. किसके लिए पॉट्स यूज़ कर रहे थे? थिंग्स को स्टोर करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, स्पेशली ग्रेन जैसे राइस, व्हीट, लेंटिल, इन सब चीज़ों को कुक करने के लिए पॉट्स का यूज़ हो रहा था. दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डाइट. ये सारी चीज़ें राइस, व्हीट, लेंटिल आज इम्पॉर्टेंट है, आज हमारे डाइट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, है ना. बिसाइड्स दे बिगेन वेयरिंग वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल जैसे कि कॉटन. दैट कुड नाउ बी ग्रोन. मतलब अब ग्रो होने लग गया था कॉटन, तो कॉटन के ही क्लॉथ्स बनाने लग गए थे. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या ये सारी चीज़ें हर जगह चेंज हुई एंड एक ही टाइम पे सारा चेंज हुआ? नॉट क्वाइट, है ना. हर जगह एक ही टाइम पे चेंजेस नहीं आए. इन मेनी एरियाज men एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. कई जगह लोग हर्डर एंड प्रोड्यूसर बन गए, हर्डर एंड फार्मर बन गए, लेकिन कई जगह आज भी लोग हंटिंग एंड गैदरिंग ही कर रहे थे. Elsewhere people adapted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases people tried to combine these activities doing different things during different seasons. मतलब क्या था, कहीं पे लोग अभी तक हंटर गैदरर ही थे, कहीं पे हर्डर फार्मर बन गए थे, कहीं पे लोग दोनों चीज़ कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू सीजन वो हंटिंग गैदरिंग भी कर रहे थे एंड हर्डिंग भी कर रहे थे, फार्मिंग भी कर रहे थे. ठीक. अब आते हैं हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, है ना. लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. ये देखो एक पॉट, एक जार है, इसमें क्या स्टोर करते थे सोचना. ठीक है. मेहरगढ़ देखा था हमने, एक बार हम फिर से देख लेते हैं मेहरगढ़ कहाँ है हमारा. सॉरी, दिस वन इज़ मेहरगढ़, है ना. पाकिस्तान में है ये, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में, यहाँ पे हमारा मेहरगढ़ पड़ता है. इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. मेहरगढ़. दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास. इसके पास में बोलान पास है एंड ये जो है फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है. विच इज़ बोलान पास देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है इनटू ईरान. ईरान जाने का एक इंपॉर्टेंट रूट है ये बोलान पास. इसी के पास में ये हमें मेहरगढ़ पड़ता है. ठीक है. मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट. यहाँ पे लोग बार्ले एंड व्हीट ग्रो कर रहे थे एंड रेयर कर रहे थे शीप एंड गोट को फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. इस एरिया में पहली बार लोग शीप एंड गोट को रेयर किया लोगों ने, वीट एंड बार्ले को ग्रो किया यहाँ पर. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट. वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज था मेहरगढ़, है ना. एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स, बहुत सारे एनिमल बोन्स हमें मिले हैं. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट. मतलब वाइल्ड एनिमल्स के बोन भी मिले हुए हैं एंड शीप एंड गोट के भी एनिमल्स के बोन्स भी हमें यहाँ पे मिले हुए हैं, है ना. अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़
क्या है यहाँ पे, रिमेन्स मिला है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस का। हाउस के हमें रिमेन्स मिले हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, इस टाइप के हाउसेस हमको मिले हुए हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, 4 जैसे 4 कंपार्टमेंट है या फिर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, कुछ हाउसेस थे जो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जा रहे थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, जब लोगों की डेथ होती थी ना तो रिलेटिव्स एंड जो फ्रेंड्स थे उनको रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर them perhaps in the belief that there is something, there is some form of life after death, मतलब उनका ये बिलीव था कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, ये उनका बिलीव था। तो इसलिए वो लोगों की देखभाल के लिए क्या करते थे, burials is one such arrangement. Several burial sites have been found at मेहरगढ़. In one site इंस्टेंस देखें तो डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट विच वर प्रोबेबली मीन्ट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब क्या था कि जब लोगों की डेथ होती थी ना तो तब के लोगों का मानना ये था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, तो उस लाइफ में वो जो डेड पर्सन है वो सर्वाइव कर पाए उसके लिए वो क्या करते थे, वो उस बरियल में कुछ चीज़ें उसके जो ज़रूरत की थी वो रख देते थे। जैसे कि एक मेहरगढ़ में एक बरियल साइट मिले हुए जिसमें कि डेड पर्सन के साथ में गोट को बरी किया गया है एज अ फूड, है ना। तो ऐसे बरियल साइट्स मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में बिलीव करते थे। ये हाउस है मेहरगढ़ में जो मिला है हमको। ओके, एंड हियर द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।